स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 8 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। इसमें क्या है इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर इसकी मीनिंग को क्या ये कह रहा है इसको समझते हैं। ठीक है ना, देखिए ये हमारे पास एक मान लो कोई मीडियम है, इसको ग्लास स्लैब ले सकते हो आप डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है ना, एक मीडियम ये है और एक ऊपर वाला मीडियम है। ठीक है ना, तो ऊपर का मीडियम जो आपका है वो रेयर मीडियम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू2 ले लिया। ठीक है, और मान लीजिए अंदर जो है वाटर है, ये टैब है जिसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है ना, और इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने क्या ले लिया है, म्यू1 ले लिया है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो वाटर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम तो बाहर खड़े हैं ना, एयर में हैं। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पर लाइट कहीं से आएगी, सन से आएगी, इस पर पड़ेगी, है ना। अब जब पड़ने के बाद यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना, तो किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो लाइट इस पर पड़ी, अब लाइट यहाँ से चली, है ना, तो अब लाइट को बाहर निकलना है तो आप लाइट इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है। लाइट के डायरेक्शन हर जगह हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही तरफ दिखाया है, एक तरफ नहीं दिखाया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मुझे जो समझाना आपको है उसके लिए इतना ही डायग्राम काफ़ी है। तो मान लीजिए एक लाइट हमने कहाँ निकाला, बिल्कुल निकाला परपेंडिकुलर। देखो ये इंटरफेस है, इसके ऊपर का मीडियम दूसरा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपने म्यू2 लिया हुआ है ना। इसके नीचे वाला जो रिफ्रैक्टिव आपने म्यू1 लिया हुआ है। ठीक है ना, और ये आपका है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, वाटर है ना, तो डेंसर मीडियम है। तो जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो लाइट जा रही है ये वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में। अगर इसको मान लो कि एयर है, ये रेयर है ना, तो वाटर से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। पहली कंडीशन कि लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, TIR को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि रिफ्रैक्शन किस मीडियम से किस मीडियम में होना चाहिए। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वहीं पर पॉसिबिलिटी बनती है TIR की। ये जो पढ़ते हो आप TIR कब होगा, जब लाइट रे कहाँ से जाए, डेंसर मीडियम से निकल करके कहाँ जाए, रेयर में जाए। ठीक ना, तभी जाकर के पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी, TIR की। तो सबसे पहली कंडीशन कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना है। कभी भी लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो TIR नहीं होगा। इसलिए हमने क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, डेंसर मीडियम में रखा है। अब यहाँ से लाइट चलेगी, मान लो एक लाइट बिल्कुल गई, ये आपका इंटरफेस है। तो इंटरफेस पे जब कोई लाइट क्या है बिल्कुल गिरती है परपेंडिकुलर, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, बिल्कुल लाइट वैसे के वैसे बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये जान लो। जब इंटरफेस पे लाइट क्या है बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग अगर गिरती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो दूसरे मीडियम में विदाउट डेविएशन निकल जाएगी। तो ये लाइट तो निकल गई, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लिया कि कोई पॉइंट आपने यहाँ पर, मान लो कोई पॉइंट लिया आपने, ये M, तो लाइट रे मान लो इंटरफेस पे दूसरी लाइट रे गिरी, है ना, M पॉइंट पे गिरी। तो M पॉइंट पे गिरी तो यहाँ पर नॉर्मल आपने बनाया, तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, वो I एंगल बना रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई दूसरे मीडियम में तो R है, क्योंकि अब नॉर्मल से दूर जाएगी तो R एंगल बना रही, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर लॉज ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसे बहुत। तो आप क्या देख रहे हो कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ के किस तरफ बेंड हो रही है, वो इस इंटरफेस की तरफ जा रही है, मतलब नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है ना, तो बहुत सारी रे ऐसे गिरेंगी। एक पर्टिकुलर आपने कहा कि लाइट रे यहाँ से चली मान लो, और ये क्या है, ये उसका नॉर्मल है, और मान लो ये एंगल है, इस एंगल को नाम हमने IC दिया है। इस एंगल पे गिरने के बाद बेंड होते होते जो लाइट है वो इंटरफेस के अलोंग ही चलने लगी। वो तो श्योर है कि बेटा जी ये जो दूसरी यहाँ पर कोई लाइट आएगी तो और बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब यहाँ कोई पॉइंट लोगे, यहाँ से लाइट निकालोगे, यहाँ पर पड़ेगी, जो रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होगी, वो बेंड हो जाएगी ना इंटरफेस की तरफ,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ लोगे करते करते आपने एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट किया जिसमें जो इंसिडेंस एंगल आपने क्या लिया, आई सी लिया, नोट किया, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर तो जा रही है लेकिन वो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बनाती हुई निकल रही है, मतलब इंटरफेस पे ही चली गई। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आप देखो इस तरीके से ये आपका इंटरफेस है ना, ये लाइट रे यहाँ से है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट रे चलेगी, मान लो ऐसे चलेगी, है ना, थोड़ा सा बेंड होगी ऐसे, फिर लाइट रे जब यहाँ ऐसे गिरेगी थोड़ा सा और बेंड होगी ऐसे, फिर लाइट रे यहाँ गिरेगी, है ना, थोड़ा और बेंड होगी ऐसे। तो देखो हर बार लाइट रे क्या हो रही है, जब आपका इंसिडेंस एंगल बढ़ता जा रहा है तो आर भी तो बढ़ेगा ना, ये जो आपका आर है ना, आर भी तो बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। तो आप कहोगे कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि इंसिडेंस रे एक पॉइंट पे ऐसे गिरेगी कि आपका क्या होगा, ये इंसिडेंस रे होगी, और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे होगी वो सरफेस के अलॉन्ग चली जाएगी, मतलब नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर। तो इसी पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, कितना एंगल बन गया आपका, 90 डिग्री, और ये जो एंगल है आई सी, जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बना रही है उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा जी, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड रे, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, और इस रे का नाम होता है ग्रेजिंग रे। क्या बोलते हैं इसको, जो सरफेस के इंटरफेस के अलॉन्ग ग्रेज करने लगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। व्हाट हैपन, अगर आपने लाइट रे को ऐसे ले लिया, इसका मतलब जो आपका यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनेगा, क्योंकि जितनी लाइट रे इधर जाती रहेगी उतना उसका इंसिडेंस एंगल बढ़ता रहेगा। देखो इसका आई और आई सी में बड़ा कौन है, आई सी बड़ा है, और आई सी में और आई वन में बड़ा कौन है, आई वन बड़ा है, क्योंकि लाइट रे आपका, तो ये एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो कहोगे सर कि ये जो लाइट रे है जो इंटरफेस पे आ गई है, अगर यहाँ से क्या करोगे, इंसिडेंस एंगल को बढ़ाओगे, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कहाँ है, क्योंकि इसका जो एंगल 90 डिग्री वो भी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, तो ये तुरंत कहाँ चली जाएगी, उसी मीडियम में चली जाएगी। तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया और ये रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली आई, और यहाँ पर हो गया आपका रिफ्लेक्शन। देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट अब दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, क्योंकि जब एंगल क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है और जो उसका इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो लाइट कभी भी दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं, वो टोटली कहाँ होगी, रिफ्लेक्ट। 100% होता है रिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी लाइट जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये है क्रिटिकल एंगल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से TIR होता है, ठीक है ना। तो कुछ अगर आपने समझ लिया होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा और उसको और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने कहा कि इफ़ वी ग्रेजुअली इंक्रीज आई देन द करस्पॉन्डिंग आर विल आल्सो इंक्रीज, है ना। जो आर होगा वो भी क्या होगा, जो इसका आर इंक्रीज करेगा। एंड अ सर्टेन स्टेज आर इक्वल टू 90 डिग्री, एक स्टेज ऐसा आएगा जिस स्टेज पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, और जिस पर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, दैट एंगल इंसिडेंस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो हमने कहा व्हेन आर इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सी इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है बेटा जी। अब हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इस पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो साइन आई, अब बताओ यहाँ पर बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है ना। तो μ1 इंटू साइन आई सी, यही नहीं होगा बेटा जी, क्या होगा, μ1 इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 डिग्री, है ना। तो जो फार्मूला होता है μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, है ना। तो एट अ पॉइंट, बोलो बेटा जी आर क्या है, एट अ पॉइंट ए जहाँ पर आपको ग्रेजिंग रेज मिल रही है वहाँ पर आर क्या है, 90 डिग्री है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर आर क्या है,
90 डिग्री है, और आई उस टाइम क्या है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो म्यू वन साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू वन साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से साइन आई सी क्या आ गया, म्यू2 अपॉन म्यू1 आ गया, म्यू2 अपॉन म्यू1 आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। या आई सी क्या होगा, साइन इनवर्स म्यू2 अपॉन म्यू1 होगा। ठीक है बेटा जी, ये फार्मूला अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और आपको क्या है, इसको याद भी रखना होगा। ठीक है ना, म्यू2 अपॉन म्यू1। लेकिन याद रखिएगा, ये जो म्यू2 है ना, ये जो म्यू2 है वो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू1 क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है बेटा जी, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू2, अच्छा म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको आप याद रखो, बाद में इसको बताते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये आपने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है ना, अब बताओ आई किससे बड़ा है। अगर इंसिडेंस एंगल किससे बड़ा हो गया, आई सी से। अगर इंसिडेंस एंगल आई सी से बड़ा हुआ, याद रखना, तो अगर आई क्या बड़ा हुआ, अगर इंसिडेंस एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में क्या है, ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, I1 क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। और क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो 100% श्योर है कि लाइट क्या है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और TIR आपका लेगा। तो इफ़ आई ग्रेटर देन क्या है, आई सी, एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, एंटायर मतलब 100% बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोलेंगे इसको। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इसेंशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR। द टू इसेंशियल कंडीशन फॉर TIR, लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इस बात को हर बच्चा जानेगा, ये कंडीशन है कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना है तभी TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब जाके TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने नोट करके समझाया आपको है। मान लो कि ये आपका कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, जो भी ऊपर का आपका एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है बेटा जी। तो अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से जा रही है, डेंसर ये डेंसर है, ये रेयरर है, लाइट यहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, कितना एंगल बना, क्रिटिकल एंगल। तो सीधे क्या है, साइन आई सी क्या होगा, 1 अपॉन म्यू होगा, 1 अपॉन क्या होगा, म्यू होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, वहाँ से भी निकाल सकते हो, 1 अपॉन म्यू होगा, मतलब जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लेते हैं और एयर है सामने, तो 1 अपॉन म्यू से निकाल लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए क्या है कि इस बात को आप समझो कि ये क्या बनेगा, 1 अपॉन म्यू बनेगा। 1 अपॉन म्यू का मतलब क्या है कि ऊपर वाला कौन सा है, देखो ना, ये आपका है, ये म्यू2 है, ये म्यू1 है। तो ये किसका था, ऊपर वाला था ना, ये आपने इसको क्या ले लिया था, 1 ले लिया था, इसको आपने क्या लिया था, म्यू ले लिया था आपने। किसका ये, इसका किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, उस डेंसर मीडियम का है जो कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर एयर की बात करेंगे, सिंपल, अगर एयर होगा तो 1 हो जाएगा, और जिस मीडियम से, जिस डेंसर मीडियम से लाइट निकल रही है, जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेंगे तो आई सी क्या होगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि अगर मान लीजिए एयर की बात आती है कि बाहर एयर है और डेंसर मीडियम से जा रही है लाइट और एयर में जा रही है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो उस समय क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला आएगा, म्यू इक्वल टू या साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आएगा, और म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी लगेगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। अच्छा, म्यू क्या है, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, है ना, मीडियम पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, ये वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब देयरफॉर क्रिटिकल एंगल जो आई सी है विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर्स होंगे, सबके लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, क्योंकि म्यू ही तो डिसाइड करता है ना क्रिटिकल एंगल क्या होगा। जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये क्रिटिकल एंगल में रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके,
कुछ एग्जांपल्स हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमारे नेचर में, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो अभी सिंपल जो हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो जिसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ TIR में आएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके घरों में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी हुई है, आप देख रहे हो, ठीक है ना। जो आप जियो फाइबर लगाते हो ना, तो ऑप्टिकल फाइबर की वायर्स आती है, पतली पतली वायर आती है, तो उस वायर के अंदर जो है ये है, देखो ऑप्टिकल फाइबर का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ऑप्टिकल फाइबर में। बताता हूँ मैं क्या है बेटा जी, आपको देखो छोटे छोटे बिल्कुल क्या है, ये बहुत ही पतले पतले वायर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, चमकते हुए। वास्तव में यहाँ अंदर का एक बल्ब लगा हुआ है और इसको अंदर से इंसर्ट किया, तो लाइट क्या करती है, देखो लाइट जो है इसके एंड पे चमक रही है, मतलब इस वायर के अंदर से लाइट होती हुई क्या है, बाहर निकल रही है, ठीक है ना। ये लाइट जो चमक रही है वो लाइट कहाँ से आ रही है जी, यहाँ देखो लाइट चमक रही है, इसका मतलब अंदर से लाइट क्या वायर के थ्रू अंदर गई होगी, फिर यहाँ आके वो अपना ब्राइटनेस यहाँ दिखा रही है। मतलब लाइट जो है फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर चल रही है। जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर उसके अंदर लाइट, जैसे पाइप होती है ना आपकी पाइप, अब पाइप में जैसे पानी फ्लो करता है, वैसे ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि लाइट को पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब उसके अंदर लाइट चलती है ना, लाइट को पाथ देता है वो। ऐसा नहीं, अब से आप मान लीजिए आपकी छत पे आप बैठे हो, आपका रूम बंद है, आप चाहते हो कि सनलाइट आपके रूम के अंदर आए, विंडो भी बंद है, सब कुछ बंद है, तो आप क्या करो, ऑप्टिकल फाइबर लो, उसका एक एंड आप छत पे रख दो, दूसरा एंड क्या है, घुमा करके अपने रूम के अंदर लेके आओ, लाइट सनलाइट आप तक पहुंच जाएगी। मतलब वो अंदर से क्या है, वो जो है ऑप्टिकल फाइबर से है ना, ये देखो ये यहाँ से लाइट चलेगी, हमने दिखाया यहाँ पर डायग्राम देखो ध्यान से, ये जो है ऑप्टिकल फाइबर है, लाइट क्या है, ऐसे लाइट मूव करेगी, और इसमें होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे कि मिनिमम लॉस होता है, ना के बराबर लॉस होता है। जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट क्या है, लाइट तो EM वेव है, और जो ऑप्टिकल फाइबर, जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनके अंदर क्या ट्रेवल कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होते हैं, और उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और सिग्नल का लॉस नहीं होता है। TIR में 1% भी लॉस नहीं होगा सिग्नल का, पूरा का पूरा टोटल इंटर रिफ्लेक्शनों का बताएंगे कैसे होगा और किस तरीके से लाइट चलेगी, ठीक है ना। तो TIR होता रहेगा और लाइट क्या है, प्रॉपर आपके यहाँ पहुँच जाएगी विदाउट लॉस हुई, मिनिमम लॉस होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कम्युनिकेशन में। इसमें है आपका जो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड में पूरा का पूरा बिछा हुआ है हर जगह, क्योंकि हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो मोबाइल जो है कि ऑप्टिकल फाइबर पे ही बेस्ड है। वो जो हमारा सिग्नल जो है ना, ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से मान लीजिए हमने अमेरिका फ़ोन किया, तो हमारा जो सिग्नल है ना, हमने फ़ोन किया तो हमारे जो फ़ोन का जो सिग्नल होगा ना, जो हमारी ऑडियो होगी ना, वो ऑडियो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के ऑप्टिकल फाइबर के अंदर चलेगी और वो पहुंचेगी अमेरिका। इतना लंबा बिछा हुआ है, समंदर के बीच में भी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं बेटा जी। तो पूरा का पूरा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है ना, वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। सेटेलाइट पे नहीं होता है, सेटेलाइट फ़ोन हम लोग नहीं यूज करते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन ऑप्टिकल फाइबर पे वायर के थ्रू ही जाता है सिग्नल, वो उसमें मिनिमम लॉस होता है, ना के बराबर लॉस होता है, ठीक है ना। क्योंकि वायर में क्या है कि TIR होता है, और जो फ्रिक्वेंसी, जो रूट पकड़ेगी सिग्नल, उसी रूट पे हो जाएगी वो, इसलिए क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। खैर ये सब सारी बातें तो हम जब पढ़ाएंगे, आपको कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसमें सिग्नल क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव जो है प्रॉपर तरीके से विदाउट लॉस हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच जाती है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके बारे में बताता हूँ आप क्या है। देखो ऑप्टिकल फाइबर में के अंदर जो होता है ना, अंदर देख रहे हो ना, ये वायर के अंदर एक कोर होता है, कोर। इस कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो कितना है, μ1 है। इस कोर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। और जो कोर होता है ना, ये कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.7। अच्छा, इसके ऊपर जो है एक ट्रांसपेरेंट क्लैडिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्लैडिंग बोलते हैं। मतलब ऊपर से इसको क्लैडिंग करते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो क्लैडिंग का मतलब क्या है कि उसको एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से उसको क्या करते हैं, ऊपर से उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। कोर के ऊपर क्या है,
एक ट्रांसपेरेंट क्या है मटेरियल हमने चढ़ा दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, और ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 1.5 होता है। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इसका जो डायमीटर होता है ये बहुत छोटा होता है, इसका डायमीटर, ऑप्टिकल फाइबर का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ये जो अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी थिकनेस हम लेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होती है इसकी थिकनेस, है ना। जो इसकी थिकनेस है किसकी, ये जो आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है ये बड़ा सा होता है, ये वायर है बेटा, मैंने छोटा बनाया है ना, ये वायर जो उसकी थिकनेस होगी वो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की होगी बेटा जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को समझना कि बहुत ही क्या है, छोटी साइज होती है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है। मान लो ऑप्टिकल फाइबर है, मान लो कि जैसे आपने कहा कि अगर ये बहुत ऐसे ये मान लो ये बहुत बड़ा है, ऐसे मान लो मैं दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर है ऐसे, ठीक है ना। अगर इसकी थिकनेस बहुत बड़ी होगी तो मान लो लाइट यहाँ से पड़ेगी ऐसे, है ना, ऐसे ये एंगल कुछ आपका होगा, ठीक है ना, और इसको आप बिल्कुल ऐसे कर दो, छोटा कर दो ऐसे। अगर इसकी थिकनेस को आपने छोटा किया तो लाइट जब भी ऐसे पड़ेगी इस पर, है ना, तो आप देखो जो इंसिडेंस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में ये वाला जो एंगल है वो एंगल बड़ा है, ठीक है ना। तो जितना थिकनेस छोटा रखोगे उतना जो इंसिडेंस एंगल बड़ा होगा, और इंसिडेंस अगर एंगल बड़ा होगा तो ऑप्टिकल फाइबर की अपना क्रिटिकल एंगल होता है, इसका क्रिटिकल एंगल डिसाइडेड होता है बेटा। तो अब जब भी कोई लाइट क्या होगी, अगर लाइट कोई मान लीजिए इस पर इंसिडेंट कर रही है ऐसे, देखो लाइट अगर यहाँ से मान लो ऐसे इंसिडेंट किया ऐसे, ठीक है, तो ये अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब बाहर ये वाला कौन सा मीडियम है बेटा, ये वाला आपका रेयर मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है, आपका डेंसर मीडियम है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर। अब यहाँ पर अगर लाइट पड़ी तो ये इंटरफेस किसका है, ऊपर रेयर, नीचे क्या है, डेंसर। यहाँ अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, तो ये जो एंगल है इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, भाई इस ऑप्टिकल फाइबर का अपना एक क्रिटिकल एंगल है वो डिसाइडेड होता है, ठीक है ना। अगर ये इंसिडेंस जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो वो 100% श्योर है कि ये TI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इसका क्या है, इसका डायमीटर, इसकी थिकनेस, जो इसकी थिकनेस होती है वो ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की होती है। ये बहुत छोटी है, तो अगर ये इसकी थिकनेस बहुत छोटी है तो लाइट जो गिरेगी वो अप्रॉक्सीमेटली होगी, पैरेलल होगी। तो ये जो इंसिडेंस एंगल होगा ना ये हमेशा क्या होगा, ये बड़ा किससे होगा, हमेशा हर केस में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। और लाइट कहाँ से जा रही है, लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जाए, रेयर में। तो यहाँ देखो ये होगा TIR। अब यहाँ गिरेगा, यहाँ भी क्या होगा ऐसे बेटा जी, ये भी जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। फिर लाइट यहाँ देखो, फिर यहाँ पर इंटरफेस में फिर इधर आपका रेयर है, इधर आपका डेंसर है, फिर TIR होगा। ऐसे आपका TIR होता रहेगा और लाइट इस तरीके से। और जब ये TIR हो रहा है, याद रखिएगा, जब TIR ये हो रहा है ना TIR, इस केस में 1% भी लाइट का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि TIR मतलब क्या है कि दूसरे मीडियम में लाइट जा ही नहीं रही है बिल्कुल। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट ऐसे बाहर निकलेगी, तो उसको यहाँ से हम देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है, आपका TIR पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल टेक प्लेस इन द ऑप्टिकल फाइबर। उसी केस में देखो यहाँ पर क्या है, ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करते करते एक एंड से दूसरे एंड को पहुँचती है। और ये सबसे बेहतरीन आपको जो मैंने पिक्चर दिखाई है उसको आप देख सकते हो, जूम करके भी देख सकते हो, छोटे छोटे पतले पतले वायर्स हैं और कैसी लाइट अंदर से निकल करके उसके एंड पे जाके चमक रही है, मतलब अंदर से लाइट ट्रेवल करके वहाँ पहुँच रही है और TIR हो रहा है, ठीक है बेटा जी। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज किस में लेते हैं, कम्युनिकेशन में लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्या ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या है आप इसको रीड कर लोगे। इसको कोर क्या है, कोर का मतलब जो अंदर वाला पार्ट है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, कोर क्या है। इसके बाद क्या है, क्लैडिंग क्या है, जो ऊपर ट्रांसपेरेंट मीडियम की हम लोग क्या है उसको कवर करते हैं, है ना। और ये देखो क्या है, TIR यहाँ हो रहा है, वो दिखाया हुआ है इस तरीके से, ओके। एक अप्रॉक्सीमेटली अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पर 1.48 दिया हुआ है क्लैडिंग का, और अंदर वाला कोर क्या 1.52 दिया है, नो प्रॉब्लम।
ठीक है ना। इसके बाद जो है कि प्रोटेक्टिव जैकेट क्या होती है, सेंट्रल कोर एंड क्लैडिंग आर इनक्लोज इन ए प्रोटेक्टिव जैकेट मेड बाई प्लास्टिक आर प्रोवाइडिंग द सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर भी लगी होती है, इसकी पूरा का पूरा प्लास्टिक की लेयर भी लगी होती है, उसको लगा देते हैं। एप्लीकेशन आप लोग देख लेना, एप्लीकेशन तो जो भी प्रॉब्लम होगी हमको 1 बाय 1 करके। अब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका कम्युनिकेशन में है। फिर जो हमारे स्टमक में जो इंस्टेंटाइन में जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए जो है हम लोग जो है कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं पता लगाने के लिए। कभी देखा आपने है कि कहीं कोई स्टोन वगैरह फंसा पड़ा है ना, तो हम क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर से हम की हेल्प से क्या है हम पता लगाते हैं। तो बहुत सारी उसमें एप्लीकेशन उनके हैं, 1 बाय 1 करके आप लोग उसको रीड कर लेना, ठीक है बेटा जी। तो ये तो ऑप्टिकल फाइबर का ये पहला एप्लीकेशन किसका हो गया, ये पहला एप्लीकेशन हो गया किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैं यहाँ बताता हूँ, हालांकि आप लोग इसको जानते भी होंगे, नहीं तो मैं बता भी रहा हूँ। ये आपका है मिराज के बारे में। मिराज एक होता है इल्यूजन, एक भ्रम होता है, ठीक है ना, हमको लगता है लेकिन होता नहीं वैसा है। जैसे आपने कभी जब आप डेजर्ट्स में जाते हो, जब भी रेगिस्तान में कभी गए हो, समर डे में आप रेगिस्तान में जाओ तो आप बहुत दूर देखोगे तो आपको पानी की तरह जो है उसका जो लेयर है ना, जो नीचे की लेयर है वो पानी की तरह दिखाई पड़ेगी चमकती हुई। तो हमको लगता है कि पानी है तो हम दौड़ के जाते हैं कि भाई वाटर होगा, तो हम मिलता हमको नहीं है। या कभी कभी आप जो है रोड पे जो है गाड़ी चला रहे हो, समर डे है, हॉट डे है, बिल्कुल दोपहर के टाइम में आप कार चला रहे हो, मई जून का महीना है, रास्ते में अगर चल रहे हो, बिल्कुल गर्मी धूप बिल्कुल निकली हुई है, तो आप बहुत दूर देखते हो रोड पर, तो आपको रोड चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे लगता है कि पानी वहाँ पर वाटर गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इल्यूजन बोलते हैं हम लोग। तो वो भी किससे होता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या है कि इसे मान लो कि यहाँ पर अब क्या होता है कि जब हॉट डे होगा तो ये जो आप देखो, ये जो आपका बॉटम है ना, सरफेस आपका ये है ना। तो हॉट डे में क्या होता है कि गर्म दिनों में क्या होती है कि जो नीचे की लेयर होती है, अर्थ से गर्मी निकलती है ना, तो जो अर्थ सरफेस से टच हुई हुई लेयर, एयर की जो लेयर है, जो एयर है ना, एयर, तो जो एयर जो है अर्थ के कांटेक्ट में रहेगी या उसके कुछ दूर तक रहेगी, वो बहुत ही क्या होगी, बहुत हॉट होगी, ठीक है ना, बहुत ही हॉट एयर होगी। इसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाओगे तो एयर का जो लेवल है, ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा आपको कूल मिलेगा, लेकिन जो एयर जो है अर्थ के कांटेक्ट, सरफेस के कांटेक्ट, अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी, वो अधिक गर्म होगी। तो आपको पता है कि गर्म एयर क्या होती है, हल्की होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो क्या होता है कि गर्मियों के दिन में जो है कि जो अर्थ सरफेस पे एयर के कांटेक्ट, एयर जो एयर होगा जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में होगा, वो जो लेयर होगी वो होगी रेयरर होगी, क्योंकि ये जो है हॉट एयर है ना, ये सरफेस के कांटेक्ट में ये हॉट एयर है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है एयर आपकी कूल होती जाएगी, और जब कूल होती जाएगी तो डेंसिटी वहाँ उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हॉट एयर क्या है, भाग की कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। जितना गर्म होगा ना यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एयर कम होंगी, ऊपर की तरफ भाग के गए होंगी, और जितनी क्या है, जो ऊपर की तरफ आप जाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। तो नीचे की लेयर क्या होगी, एयर की लेयर क्या होगी, नीचे की लेयर में जो एयर का क्वांटिटी कम होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना। और यहाँ पर रेयरर एयर होगी और ऊपर की तरफ डेंसर एयर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो हम खड़े हैं, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो आप। तो अब जो है मान लो यहाँ पर हमारा ट्री है, ट्री अब सन से लाइट, मान लो यहाँ सन होगा, है ना। अब क्या है, सन से यहाँ लाइट आई होगी ऐसे, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली होगी, है ना, यहाँ आएगी। तो बताइए जब यहाँ आएगी तो आपको पता है कि ऊपर कौन सा मीडियम है, ऊपर डेंसर है, नीचे क्या है आपका रेयरर है। तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगी, है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो ना। ऊपर क्या है, ऊपर कौन सी लेयर है, डेंसर है, नीचे कौन सी लेयर है, रेयरर है। तो बताइए जब डेंसर से कहाँ आ रही है, रेयरर में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। अब इस पर आइए, ये वाली लेयर क्या है, ये वाली लेयर आपकी क्या है, रेयरर है, और ये आपकी डेंसर होगी। जितना नीचे आओगे उतना डेंसर होगी, है ना बेटा जी। आई थिंक सॉरी ये गलत हो रहा। देखो आप, लाइट यहाँ से आई, इस पे इंसिडेंट किया, यहाँ पे गिरी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों,
क्योंकि ऊपर का मीडियम कैसा है, डेंसर है, नीचे वाला ये वाला पार्ट कैसा आपका है, रेयरर है ना। इसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ये वाला लेयर आपकी, ये वाली लेयर कैसी होगी, रेयरर होगी। तो डेंसर से कहाँ लाइट आ रही है, रेयरर में आ रही है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब इस वाले सरफेस की बात करो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा डेंसर, नीचे वाला रेयरर, अगर दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि जितना नीचे आओगे उतना रेयरर मिलेगा आपको। तो ऊपर का क्या हो गया, डेंसर, नीचे वाला क्या होगा, रेयरर हो गया। अब लाइट फिर डेंसर से कहाँ आ रही, फिर रेयरर में आ गई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हर एक स्टेप में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, आई थिंक मेरी बात। और देखो ये आपका इंसिडेंस एंगल बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, देखो यहाँ पर और बढ़ गया। अब बताओ ये वाली लेयर और ये वाली लेयर में डेंसर कौन है, अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो ऊपर वाली इस वाली लेयर को और इस वाली लेयर को, तो कहोगे सर ऊपर वाली लेयर जो होगी वो डेंसर होगी और नीचे वाली लेयर क्या होगी, रेयरर होगी। तो यहाँ पर लाइट क्या है, डेंसर से आ रही है, कहाँ गिर रही है बोलो, रेयरर में जाने वाली है। तो ये एंगल जब क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि बार बार क्या है, लाइट इंसिडेंस एंगल बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मान लो गिरी, तो ये जो एंगल है अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट दूसरे मीडियम में आएगी नहीं, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ती है। तो ये लाइट रे सन से आई, यहाँ पर पड़ी और ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी यहाँ पर हुआ TIR। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पड़ी। और मैंने आपको बताया कि हमारी आंखें क्या, हमारी आंखों पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ती है, तो हमारी आंखों का काम है क्या है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट उस पर पड़ी उसी को रिट्रेस करना। तो जब रिट्रेस करना, और हमेशा क्या सीधे रिट्रेस करेगी वो, तो उसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। तो इसकी जो इमेज है हमको यहाँ दिखाई पड़ेगी। तो अभी कहीं पर अच्छा, ऐसी इमेज कहाँ दिखाई पड़ती है, वाटर में दिखाई पड़ती है। जब वाटर में आप अगर वाटर है, वाटर के बगल में कोई ट्री लगा हुआ है, तो आप वाटर में देखोगे ट्री की जो इमेज है इन्वर्ट होकर आपको दिखाई पड़ेगी। तो अगर ऐसी इमेज आपको इन्वर्ट होकर दिखाई पड़ रही है तो आपको लगेगा कि यहाँ पर वाटर है, कि वाटर में तो ऐसा फिनोमेना होता है ना। लेकिन ये आपको इन्वर्ट होकर क्यों दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर की लेयर क्या है, ऊपर की लेयर डेंसर है, नीचे वाली क्या है, रेयरर है। तो जैसे डेंसर से रेयरर में आता जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता जाएगा। और जैसे ही इंसिडेंस एंगल जिस पॉइंट पर भी क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, क्रिटिकल एंगल एक होगा, डिसाइड होगा ना उसका, तो बड़ा होगा, वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ती है। और तो हमको वो इसकी इमेज इन्वर्ट होकर दिखाई पड़ती है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं मिराज, इसको बोलते हैं इल्यूजन। जैसे कि अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर कुछ रहना पानी होता है, मैं इसकी इमेज हमको इन्वर्ट, जब यहाँ पर पहुँचेंगे दौड़ करके हम भागते हैं यहाँ पर, तो क्या वजह है कि यहाँ पर इमेज हमको उल्टी दिखाई पड़ रही है, लगता है वाटर है। तो हम यहाँ पर आते हैं तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। इसको लिए क्या बोलते हैं, इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन which occur in the desert on hot summer day because of total interreflection. An object such as a tree appears to be inverted as if on the bank of water pond. तब जैसे क्या है, हम जैसे हमारे पास तालाब होता है ना, तालाब में हम जैसे हमको ये इन्वर्ट दिखाई पड़ता है, वैसे यहाँ भी दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये हमारा इल्यूजन होता है, ये रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मिराज के बारे में, हालांकि आप लोग जानते भी हो। और ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है ना। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। हमने प्रिज्म को इस प्रकार से कट किया है कि वहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रिज्म को कैसे हमें, एन आइसोसेलेस राइट एंगल ग्लास प्रिज्म, है ना, हैविंग एंगल्स क्या है 45, 90, 45, इतना हमें एंगल उसको कट करके रखना है। कैन बी यूज्ड डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री 180 डिग्री, सच एज ग्लास प्रिज्म डेविएट्स द रे ऑफ लाइट थ्रू 90 और 180 डिग्री, मेकिंग यूज ऑफ द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइक वाइज सच प्रिज्म आर कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ग्लास का एक बना हुआ है, कट किया मैंने इस तरीके से, इसको कितना रखा 45, यहाँ इसको रखा 45। और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 होता है। और ग्लास के केस में जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास के केस में वो 42 डिग्री होता है, पहले से कैलकुलेटेड है वो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने प्रिज्म लिया है, एक कितना रखा हमने 90 डिग्री,
है ना बेटा जी। ये आपका 45, ये 45 आपका। अब जो आपकी इंसिडेंट रे जो आपकी है, ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे हमने बिल्कुल किस पर गिराया? इस वाले सरफेस पर बिल्कुल गिराया 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर 90 डिग्री गिरेगा तो यहाँ का जो क्या बोलते हैं, यहाँ का मीडियम कैसा है? रेयरर है। अंदर वाला कैसा है? डेंसर है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जा रही है, लेकिन जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे गिर रही है परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर गिरेगी तो जो लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट जो बाहर निकलेगी ऐसे दूसरे मीडियम में, वो डेविएट नहीं होगी। मैंने अभी अभी पहले बताया आपको कि अगर दो मीडियम है, एक मीडियम आपका मान लो μ1 है, या मान लो आपका μ2 है, लाइट ऐसे आई और इंटरफेस पे गिरी परपेंडिकुलर, तो लाइट बिल्कुल ऐसे विदाउट डेविएट हो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी ऐसे, है ना, उस मीडियम चली जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो हमने इंसिडेंट रे क्या गिराया? बिल्कुल 90 डिग्री गिराया। कितने गिराया बेटा जी? अब ये लाइट रे जाकर यहाँ गिरी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा बताओ? ये कौन सा मीडियम बेटा जी? ये आपका मीडियम है डेंसर, यहाँ आपका रेयरर है। ये क्या है? ये ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर। अब लाइट कहाँ से आ रही है? डेंसर मीडियम से आ रही है और सामने इसका रेयरर है, तो टीआईआर होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेंसर से कहाँ आ रही है? रेयरर में। तो इस पॉइंट पर क्या होगा? लाइट जब गिरती है तो ये एंगल बनता है आपका 45 डिग्री। कितना बनेगा बेटा जी? 45। इसको आगे बढ़ाओगे, देखो ये इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये नॉर्मल, ये बनेगा 45 डिग्री। तो बताइए, अभी मैंने लिखा है कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 42 डिग्री। तो बताइए जो आपका 45 डिग्री है, क्या क्रिटिकल एंगल से अधिक है? यस। लाइट डेंसर से जा रही है रेयरर में और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो पक्का है क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रिफ हो जाएगी, TIR हो जाएगा यहाँ पर, है ना बेटा जी। और इसके बाद जो है कि ये लाइट यहाँ इस पर किस पे गिरेगी? यहाँ पर गिरेगी, 90 डिग्री गिरेगी। अगर यहाँ पर गिर रही है 90 डिग्री तो बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी, विदाउट डिबेट हो निकल जाएगी ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रिज्म को हमने इस प्रकार से रखा है, एंगल, उसके एंगल को सेट करके, और ऐसे हमने इंसिडेंट कराया कि यहाँ पर TIR हो सके, तो इसको बोलेंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, है ना, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अच्छा, इसमें कोई भी क्या है? इस रिफ्लेक्शन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा कि हमारा प्लेन मिरर है, क्या प्लेन मिरर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? यस, करता है, लेकिन वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि जो सिल्वर्ड होता है ना बैक साइड में, वो गर्म हो जाता है, लाइट पड़ती है, तो वहाँ से जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता वहाँ पर जैसे लाइट गिरेगी, गिरने के बाद क्या है, कुछ तो जो सिल्वर्ड होता है, पेंटेड होता है, वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा। इस प्रकार से क्या है, लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। इस केस में कहीं भी कोई क्या है, कहीं भी क्या है, आपका प्रिज्म सिल्वर्ड किया कि पेंट किया गया? कहीं नहीं पेंट किया गया है। ये सिर्फ TIR की क्या है, या एंगल इस प्रकार से आप पढ़ाए कि पूरा का पूरा TIR होगा और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है, और रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी सिल्वरिंग, ठीक है ना, टू रिफ्लेक्ट द 100% लाइट। तो कोई सिल्वरिंग यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक क्या होता है, इस प्रकार से एंगल पे गिरती है लाइट कि वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये तो 90 भी गिराया आपने। यहाँ देखो बेटा जी, अब देखो यहाँ पर लाइट रे क्या है। लाइट रे बिल्कुल आपने अगर मान लो ऐसे गिराया, ये आपका 90, ये आपका 45, ये आपका 45, लाइट रे अगर मान लो ऐसे जा रही है, ये आपकी इंसिडेंट रेज है, यहाँ पे गई, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ के कितना बना? ये 45 बना, ये भी 45 बनेगा, रिफ्लेक्ट होगा तो 45 बनेगा, क्योंकि 45 इज ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 42, तो ऑटोमेटिक क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, रिफ्लेक्ट होगी, वो उस मीडियम में जाएगी नहीं, दूसरे मीडियम में, क्योंकि ये डेंसर, ये रेयर है। यहाँ गिरेगा, ये 45, तो ये भी 45 होगा। नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ भी TIR होगा, और लाइट क्या होगी देखिए 180 पे गिरेगी, जिस पे जितने पे लाइट गई उतने पे क्या 180 पे। यहाँ पर कितना है देखो डिविएशन, लाइट इंसिडेंट लाइट ये है और ये रिफ्लेक्ट लाइट, दोनों के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर जो डेविएशन कितना बना? 90 डिग्री का बना डेविएशन। यहाँ पर कितना बना डेविएशन? लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर क्या है, फिर जो है कि डाउनवर्ड की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंसिडेंट रेज ये है और रिफ्लेक्टेड रेज ये है, दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 180 डिग्री बना, ठीक है ना। दोनों केस को इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, कितना? 90 डिग्री पर, और क्या है 180 पर, ठीक है ना। पहले वाले केस में क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट से कितना एंगल बना है? 90 डिग्री बना रही है, और सेकेंड वाले केस में जो इंसिडेंट रे है
कौन सी रे? इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्टेड से 180 डिग्री बना रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये तो पूरा का पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा बेटा जी तो हमसे वो डिस्कस करेगा, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ओके बेटा जी, थैंक यू।